Hello students, we are going to discuss the question which has been asked by UPSC और इस क्वेश्चन में आप जानते हैं कि पॉलिटी का क्वेश्चन है ये और पेपर 2 में पॉलिटी का और गवर्नेंस का बहुत सेंट्रल भूमिका है और वैसे भी पॉलिटी काफ़ी कोई भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूनियन हो चाहे स्टेट हो। तो हम लोग सीधे प्रश्न पे आते हैं। पहले प्रश्न को समझते हैं। बिना समझे कुछ भी लिखना निरर्थक है। आपने सिर्फ 1-2 लाइन समझ लिया या बिना ये देखा कि क्या क्वेश्चन का एसेंस है, डिमांड क्या है, क्या एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है, इस बात पे आपको हमेशा फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि जो आप जानते हैं वो जबरदस्ती बताने लगे। वो क्या जानना चाहता है और उसको जानने के लिए, उसके माइंडसेट को पकड़ने के लिए एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को बारीकी से देखना जरूरी है। बारीकी से देखने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत मिनट लगा दें। प्रैक्टिस से ये आपका समझने का जो टाइम पीरियड होगा वो कम हो जाएगा, तुरंत समझ जाएंगे आप। और समझने के लिए कुछ कीवर्ड्स को हाईलाइट करना जरूरी है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। हाउ फार डू यू थिंक दैट कोऑपरेशन, competition and confrontation have shaped the nature of federation in India? पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें 3 शब्द आए, सहयोग, स्पर्धा और संघर्ष। इस शब्दों को समझना जरूरी है। फिर साइट सम recent examples to validate your answer। तो पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम हालिया एग्जाम्पल पे नहीं जाएंगे, वो दूसरा भाग है क्वेश्चन का। पहले भाग को पूरी स्पष्टता से समझना जरूरी है। तो आप जानते हैं फेडरेशन इन इंडिया, भारत की जो राज व्यवस्था है अर्धसंघात्मक है। फेडरस शब्द का मतलब होता है एग्रीमेंट। तो पूर्ण संघात्मक तो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां राज्यों की सहमति से केंद्र सरकार का गठन हुआ। परंतु भारतीय फेडरल पॉलिटी कनाडा से लिया गया है, ना कि अमेरिका से। तो भारत में जो अर्थसंघ है वहां मजबूत केंद्र है, शक्तियों का संवैधानिक बंटवारा है, ऊपरी सदन राज्यसभा है, फेडरल कोर्ट भी है। कुछ मामलों में संशोधन की प्रक्रिया भी जटिल है, 2/3 और 7 से आधे से अधिक राज्यों की सहमति। परंतु साथ ही साथ कई एकात्मक झुकाव भी हैं, जैसे एकल नागरिकता है, जैसे अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है अनुच्छेद 248 के तहत, न कि राज्यों के पास। जबकि अमेरिका, नाइजीरिया, जर्मनी आदि जो फेडरल पॉलिटी हैं वहां पे अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। इसके अलावा मिट राज्य हैं भारत में। आखिर सिर्फ कॉपरेशन तो नहीं लिखा है ना क्वेश्चन में, कंपटीशन और कन्फ्रंटेशन, टकराव में लिखा है। तो भारत में अर्धसंघात्मक मॉडल में हम देखते हैं कि मिट राज्य हैं, यानी राज्यों का पुनर्गठन राज्य विधायिका के अनुशंसा के विरुद्ध भी हो सकता है। इन वर्ड्स को पहले समझिए। कोऑपरेशन एक आदर्श शब्द है, कोऑपरेशन यूएन चार्टर में भी है, जो डेलिब्रेशन और कोलैबोरेशन से आगे का स्टेज है। कोऑपरेशन सहयोग व्यापक होता है, डेलिब्रेशन में तो सिर्फ बातचीत होती है, कोलैबोरेशन में कुछ चुने हुए मुद्दों पर ही साझा कार्यक्रम बनता है। बट कोऑपरेशन इज मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फेसेट, और बहुत ही पॉजिटिव शब्द है कोऑपरेशन। अभी हाल के वर्षों में मोदी सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया है सहकारी संस्थाओं के लिए। तो कोऑपरेशन एक आदर्श स्थिति है और 21st सेंचुरी के हमारी फेडरल पॉलिटी में यह देखने को मिल रहा है और इसकी डिजायरेबिलिटी, इसकी वांछनीयता हमेशा रहती है। कंपटीशन, कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट से बेटर वर्ड है। प्रतिस्पर्धा, देखिए संघर्ष और स्पर्धा, कंपटीशन अच्छा है या कॉन्फ्लिक्ट? यहां कॉन्फ्लिक्ट वर्ड नहीं है, कॉन्फ्रंटेशन इन्वॉल्व है, संघर्ष। तो संघर्ष
रूल बेस्ड नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट रूल बेस्ड नहीं होता। जैसे स्ट्रीट फाइट, आप दो लोग झगड़ रहे हैं, जो हाथ में आया अमल चला दिया, कोई नियम कोई कानून नहीं, जो मर्जी जैसे मार दिया। लेकिन अगर कंपटीशन कर रहे हैं कुश्ती का, बैडमिंटन का, चेस का, तो उसमें रूल बेस्ड चलना होगा ना। तो बेहतर क्या है? कंपटीशन, ना कि कॉन्फ्रंटेशन। कंपटीशन चूंकि रूल बेस्ड होता है, इसीलिए उसके हेल्दी होने की संभावना ज्यादा होती है। यह बात अलग है कि कभी कभी प्रतिस्पर्धा अत्यधिक बढ़ जाती है और लोग येन केन प्रकारेण कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, और रूल को तोड़ के कॉन्फ्लिक्ट पे उतर आते हैं, कन्फ्रंटेशन पे उतर आते हैं। तो इस शब्द को समझना जरूरी है। बिना इन शब्दों को समझे आप सीधा इस क्वेश्चन को नहीं लिख सकते। तो कंपटीशन पॉजिटिव है, कोऑपरेशन भी पॉजिटिव है, बट कॉन्फ्रंटेशन नेगेटिव वर्ड है। लेकिन ये तो जनरल चीज है। अब आपको समझना है, क्वेश्चन इन जनरल नहीं है, फेडरेशन ऑफ इन इंडिया यानी भारत में संघात्मक जो प्रणाली है उसके संदर्भ में यह क्वेश्चन है। तो भारत अर्ध संघ है, यह पता है आपको। कई फेडरल फीचर्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और अपर हाउस राज्यसभा, फेडरल कोर्ट आदि हैं। जो कि कॉन्फेडरेशन वहां होता है जहां पे विविधता ज्यादा होती है। जो बड़े देश होते हैं वहां क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, रीजनल एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय सरकारों को, राज्य सरकारों को ज्यादा सशक्त बनाया जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार उनकी आकांक्षाओं को उतनी बेहतर नहीं समझ पाएगी। मैंने बताया भी था रेगुलर क्लास में कि जल्लीकट्टू मुद्दे पे चेन्नई की सरकार तमिल आकांक्षाओं को बेहतर समझेगी बजाय कि नई दिल्ली। नागा मुद्दे पे कोहिमा की सरकार ज्यादा अच्छी समझेगी। इसी प्रकार से तो बड़े देश में, भारत में भी फेडरल पॉलिटी की जरूरत थी और अपनाया भी गया, परंतु स्थिति में एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए मजबूत केंद्र की जरूरत थी। इसलिए कई एकात्मक झुकाव भी हैं, जैसे सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे रेजिडुअरी पावर्स हैं, जैसे मिट राज्य हैं, ये सब मैंने बताया हुआ है। तो ये तो औपचारिक संविधान का प्रावधान है। लेकिन क्वेश्चन जो है, हाउ फार डू यू थिंक कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्रंटेशन हैव शेप्ड द नेचर ऑफ फेडरेशन इन इंडिया? हैज शेप्ड यानी कि समय के साथ साथ कैसे ये शेप में आया। यानी क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क को लेकर है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर नहीं है। यानी क्वेश्चन सिर्फ स्ट्रक्चरल भाग नहीं है कि संरचनात्मक बताइए, प्रावधान बताइए, अप्लाइड भी है, फंक्शनल भी है कि कार्यात्मक। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच होता है पॉलिटिकल साइंस में, आप जानते हैं कि सिर्फ एक तो संरचना की बात हो रही है और एक होता है फंक्शनल, कि एक्चुअल वो काम कैसे किया इस संरचना ने समय, अलग अलग समयों में अलग अलग तरह काम किया। तो आपको भारत में इसको जानना पड़ेगा कि भारत में फेडरल पॉलिटी को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। पहले 3 स्टेज में बांटते हैं फेडरेशन। पहला जो है वो है सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म। सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म का मतलब है केंद्रीकृत संघवाद। यह दौर चला 1950 से लेके 1967 यानी 1967 तक। लेकिन आप जानते हैं कि 1967 में 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें आईं और उन सरकारों ने ज्यादा क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग की, जिसमें अकालीज इन पंजाब, कम्युनिस्ट इन केरला, बंगाल, द्रविडियन पार्टीज इन तमिलनाडु एंड मेनी एग्रेरियन बेस्ड पार्टीज इन नॉर्थ इंडिया। तो इस प्रकार से उन्होंने ज्यादा मांग की ऑटोनॉमी की। लेकिन कांग्रेस जो केंद्रीय स्तर पे काफी मजबूत थी, और केंद्र सरकारों में कांग्रेस ही नहीं बल्कि सारी केंद्र सरकार, जब जनता पार्टी भी आई उसने भी वही किया जो 356 का प्रयोग कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त करने के लिए, और कांग्रेस ने भी किया
बाकी गैर कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त करने के लिए 356 का सबसे ज्यादा प्रयोग इसी दौर में हुआ, सेकेंड फेज में। कॉन्फ्लिक्टिंग फेडरलिज्म, कॉन्फ्लिक्टिंग फेडरलिज्म यानी टकराव वाला संघवाद, और यह दौर था 1967 से लेके 1990 तक। लेकिन 1990 से भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ता है, वो है कोएलिशन पॉलिटिक्स का दौर, साझा सरकारों का दौर। अब किसी एक दल का प्रभुत्व तो नहीं रहा। 1990 के बाद, मंडल कमंडल के बाद, कांग्रेस की स्थिति काफी कमजोर हुई और दूसरे ध्रुव के रूप में, पहले तो एक ध्रुवीय था मामला पूरा पार्टी सिस्टम इंडिया का, बीजेपी उभरी और कई रीजनल पार्टीज के लिए स्पेस बना, जो न सिर्फ राज्यों में प्रभावी भूमिका निभाएंगे सरकार बनाने में, बल्कि केंद्र में भी। और इस प्रकार से एनडीए, यूपीए, ये सभी सरकारें साझा सरकारें बनी और इसने हमारे संघीय ढांचे को मजबूत किया। इसके अलावा अन्य कारण हैं, चाहे सरकारिया कमीशन हो, चाहे पुंछी कमीशन हो, चाहे अनंतपुर साहब रिजोल्यूशन हो, चाहे राजमन्नार कमेटी हो। इन सभी ने भी 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए रिकमेंडेशन किया और साथ में साझा सरकारों का दौर आया और न्यायपालिका का दखल भी हुआ, जैसे एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट का दखल, और उसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आप राज्य राजनीतिक कार्यपालिका को तो बर्खास्त कर सकते हैं 356 में, अगर वहां संविधान का प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चल पा रहा है, जिसका निर्णय केंद्र करेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन राज्य की विधानसभा को तब तक भंग नहीं कर सकते जब तक राष्ट्रपति का जो प्रोक्लेमेशन 356 के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित नहीं हो जाता है 2 महीने के अंदर। तो इस तरह से 356 का दुरुपयोग काफी कम हुआ और साथ साथ भूमंडलीकरण के दौर में केंद्र और राज्य के बीच में सहयोग अब अत्यंत आवश्यक हो गया। एक समान कर नीति के लिए, एक समान आर्थिक नीति के लिए, एक समान आर्थिक सुधारों के लिए, ग्लोबलाइजेशन में अर्थव्यवस्था जो राज्यों को जोड़ने के लिए। तो इस तरह से यहां पे जो आएगा वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आएगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहयोगी संघवाद 90s और 21st सेंचुरी में आ गया है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इन 21st सेंचुरी यानी प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। तो इन 3 शब्द जो प्रयोग किए गए हैं, इसके पीछे एग्जामिनर का जो माइंडसेट है वो 3 फेजेस ऑफ फेडरलिज्म को देखते हुए है। मैं फिर से बता दूं, आपने क्वेश्चन लिख लिया कि 3 जो शब्द हैं वो है कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन। ये 3 शब्द हैं और भारत के फेडरलिज्म का 3 स्टेजेज है। तो पहली बात तो है कि भारत का संविधान, जो मैंने बताया। अब दूसरी बात यह है कि चरण, पार्टी स्थिति के कारण भी इस पहले चरण में हम देखते हैं कि कांग्रेस का ही दबदबा रहता है केंद्र और राज्य दोनों स्तर पे। तो पार्टी डिसिप्लिन के कारण जो राज्य अपने स्वायत्तता की मांग नहीं कर पा रहे, जो छिटफुट जगह गैर कांग्रेसी सरकार बनी भी ज्यादा दिन चली नहीं, जैसे 1957 में केरल में बनी और उससे पहले पंजाब में बनी, वो बर्खास्त कर दी गई। हाँ, 1967 में तो इस दौरान हम देखते हैं सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म है, सिंगल पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस का दबदबा केंद्र और राज्य दोनों के स्थान पर पूर्णतः है और इस तरह से सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म है। यानी इस संघवाद में राज्यों के तरफ से स्वायत्तता की मांग नहीं उठी, पार्टी डिसिप्लिन है। ऊपर से देश को एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र की ज्यादा प्रभावी भूमिका की वकालत की गई। ऊपर से यह भी माना गया कि
एक मजबूत केंद्र बना ही इसलिए है ताकि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखी जा सके, विघटनकारी शक्तियों को रोका जा सके। केरल सरकार को बर्खास्त करने के पीछे 1959 में केंद्र के नेहरू सरकार का यह मत था कि वह चाइना की कम्युनिस्ट सरकार के ज्यादा करीब है, जो देश के लिए खतरनाक है। इस तरह अकाली दल की सरकार को बर्खास्त करने में सांप्रदायिकता की बात क्यों की गई और खालिस्तान मूवमेंट को भी रेफर किया गया। तो सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म है, यहां राज्य की स्वायत्ता की मांग नहीं है। लेकिन 1967 के चुनाव में मैंने पहले ही बताया कि 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी और इसके बाद से प्रांतीय स्वायत्ता या स्टेट ऑटोनॉमी की बात ज्यादा उठी कि राज्यों को पर्याप्त शक्ति प्राप्त होना चाहिए, 356 का दुरुपयोग रुकना चाहिए। अनंतपुर साहब रिजोल्यूशन में तो कहा अकाली दल का 1973 में कि अवशिष्ट शक्तियां तो राज्यों के पास होनी चाहिए, कुछ ही मामले केंद्र के पास होने चाहिए, जैसे करेंसी है, कम्युनिकेशन है, डिफेंस है, सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल अफेयर्स है। इन मामलों को छोड़कर बाकी सारे मामले राज्यों को दे दीजिए। राजमन्नार कमेटी जो है तमिलनाडु में, उसने भी वकालत की कि राज्यों को ज्यादा से ज्यादा शक्ति मिले, 356 का दुरुपयोग रुके। तो ज्यादातर गैर कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया 356 का दुरुपयोग करके। 356 का प्रयोग आप जानते हैं कि द मोस्ट हेटेड आर्टिकल बाय द स्टेट्स इज आर्टिकल 356, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है और इमरजेंसी प्रोविजंस प्रो सेंटर प्रोविजन है कि अगर किसी राज्य में संविधान के मशीनरी के अनुसार शासन ना चल पाए, जिसका जजमेंट केंद्र करेगी, तो केंद्र ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। यद्यपि अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस में यह कहा था कि 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक विरोधियों को सफाया करने के लिए 356 का प्रयोग किया गया, इनफैक्ट दुरुपयोग किया गया। इससे रीजनल पार्टीज में और असंतोष बढ़ा और कांग्रेस के खिलाफ लामबंदी भी हुई। परंतु आप जानते हैं 1961 से 1966 जो थर्ड 5 ईयर प्लान वाज द मोस्ट अनसक्सेसफुल 5 ईयर प्लान, और इसी दौरान इंडो चाइना वार और इंडो पाक वार और फेमीन सब होते हैं, जिसके कारण असंतोष होता है, जिसके कारण कांग्रेस हारती भी है। ये भी एक कारण है कांग्रेस का हारने का। और लोहिया ने जो बनाया था इक्वेशन कास्ट कॉम्बिनेशन, उससे भी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में कांग्रेस को कई राज्यों में हराया, लेकिन 356 से वापस ऐसी स्थिति आ गई। और 1971 के बाद तो चुनाव जीतने के 352 सीट मिली इंदिरा गांधी को, तो उसके बाद तो इसका प्रयोग और भी बढ़ गया। परंतु इसके दुरुपयोग में सिर्फ कांग्रेस ही आगे नहीं थी। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो सारी 9 कांग्रेसी राज्यों के सरकारों को बर्खास्त किया इस आधार पे कि उन्होंने जनादेश खो दिया है। तो जब 1980 में वापस कांग्रेस की सरकार बनी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, तो फिर से गैर कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया 356 का। जब इतना ज्यादा 356 का दुरुपयोग होगा तो नेचुरल सी बात है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो कई रीजनल पार्टीज इसके खिलाफ आवाज उठाएंगी, जैसे अनंतपुर साहब रिजोल्यूशन मैंने बताया, राजमन्नार कमेटी बताया। इससे केंद्र पर भी दबाव बढ़ेगा और यही कारण है कि सरकारिया कमीशन का केंद्र राज्य संबंधों पर निर्माण किया गया 1982 में, जिसने 1987 में अपने रिकमेंडेशंस दिए। इसने दोहराया सरकारिया कमीशन ने कि 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। राज्यपाल उसको नियुक्त करना चाहिए जो रिसेंट पास्ट में एक्टिव पॉलिटिक्स में ना हो, नॉन पार्टीशन होना चाहिए, राज्य के बाहर का होना चाहिए।
247 रिकमेंडेशंस दिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था इंटर स्टेट काउंसिल का भी निर्माण अनुच्छेद 263 के तहत। इंटर स्टेट काउंसिल का निर्माण 263 के अनुसार, यह सबसे महत्वपूर्ण था। सरकारिया कमीशन, तो इन रिकमेंडेशंस से भी ज्यादातर रिकमेंडेशंस मान लिए गए। इससे सेंटर स्टेट का रिलेशन सुधार की गुंजाइश तो हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1987 में कर्नाटक की बोम्मई सरकार को बर्खास्त कर दिया गया राजीव गांधी की केंद्र सरकार द्वारा 356 से। इस अब की बार वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में लंबी कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच में बाबरी डिमोल्यूशन 6 दिसंबर 1992 को हुआ, और न सिर्फ यूपी सरकार बल्कि बीजेपी की जो सरकार हिमाचल में थी, राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश में भी थी, उसको भी डिसमिस कर दिया गया। वो भी चले गए कोर्ट। सारे केसेस को क्लब करके सुप्रीम कोर्ट ने सुना और 1994 में हिस्टोरिक जजमेंट दिया। बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि जो एसआर बोम्मई की सरकार बर्खास्त की गई थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वो गैर संवैधानिक था। यह एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट था और बहुत बड़ी सीख थी कि 356 के दुरुपयोग को आगे ना किया जाए। और बोम्मई केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा तब तक भंग नहीं की जा सकती जब तक यह प्रोक्लेमेशन दोनों सदनों द्वारा पारित ना हो जाए 2 मंथ के अंदर। इसका सबसे पहले लाभार्थी हुई राबड़ी देवी सरकार। 1999 में जब केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बर्खास्त किया तो लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में तेलुगु देशम पार्टी और अन्य रीजनल पार्टीज ने साथ नहीं दिया और राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया और सरकार को पुनः बहाल करना पड़ा। तो इसके बाद से 356 का दुरुपयोग कम हुआ। मैंने कहा कि कन्फ्लिक्टिंग फेडरलिज्म का दौर 1990 तक था। 1990 के बाद भी 356 का उपयोग है, लेकिन कम हुआ है, थैंक्स टू सरकारिया कमीशन, थैंक्स टू जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन बोम्मई केस, थैंक्स टू कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन। भूमंडलीकरण के दौर में, एलपीजी के दौर में अब आर्थिक सुधार करना है तो राज्यों का सहयोग लेना पड़ेगा। 1991 की जो केंद्र सरकार थी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में, उसने कहा कि हम आम सहमति से काम करेंगे, हम निर्णयों को थोपेंगे नहीं, हम अधिकतर मामलों में सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। और इस दौरान हम देखते हैं कि 356 का दुरुपयोग कम हुआ है। वैसे 1992 में इसका प्रयोग हुआ, जैसा मैंने बताया, कम हुआ। तो 90s में ग्लोबलाइजेशन की और टैक्स रिफॉर्म्स जैसे जीएसटी है, तो इसको पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत दोनों सदनों के और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति जरूरी है। तो अब कोई भी पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। एलके आडवाणी के अनुसार बीजेपी का सबसे बड़ा योगदान जो भारतीय राजनीति में है वो है यह है कि भारत में जो दल प्रणाली है वो एक ध्रुवीय से 2 ध्रुवीय हो गई, लूज बाइपोलर सिस्टम। यानी 1990 के बाद भारत में 2 ध्रुव हो गए, कांग्रेस और बीजेपी, और कई रीजनल पार्टीज अपनी भूमिका निभाने लगे, न सिर्फ क्षेत्र में बल्कि केंद्र में भी। तो भूमंडलीकरण हो, टैक्स सुधार हो, साझा सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, सरकारिया कमीशन हो, या मैच्योरिंग डेमोक्रेसी हो, या कोर्ट का दखल हो, या जन चेतना या पब्लिक ओपिनियन का ज्यादा जागना हो, नागरिक समाज का मजबूत होना हो, तो इसके कारण से अब जो स्टार्ट होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आदर्श उदाहरण जर्मनी है। सहयोगात्मक संघवाद, जहां पे केंद्र और राज्य के बीच में सहयोगात्मक संबंध होगा और इन सहयोगों को बढ़ाने के लिए सिर्फ अनौपचारिक स्तर पे पहल नहीं की जाएगी बल्कि औपचारिक किया जाएगा।
उदाहरण के लिए मैंने बताया इंटर स्टेट काउंसिल। कई ऐसे फोरम हैं जिस पर केंद्र और राज्य के बीच में संवाद होता है, केंद्र और राज्य के बीच में सहमति बनती है, चाहे वो इंटर स्टेट काउंसिल हो, चाहे दंगों को रोकने के लिए 1962 में बना था जबलपुर राइट्स के बाद NIA, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, उसमें भी केंद्र राज्य है। इसी तरह प्लानिंग 5 ईयर प्लान को मंजूरी देने के लिए NDC बना था 1952, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और उसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि नीति आयोग है, टीम इंडिया है। टीम इंडिया कहने का मतलब जिसमें प्राइम मिनिस्टर है और सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं। 1956 में जोनल काउंसिल भी बना था, स्टैट्यूटरी बॉडी, जो एक जोन के राज्यों के बीच में आपसी सहयोग के लिए बना था। इसी प्रकार से 262 भी है, इंटरस्टेट जो वाटर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो कई ऐसे मैकेनिज्म हैं। और 21st सेंचुरी में आपने देखा GST काउंसिल, नीति आयोग, GST काउंसिल तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन के जगह पे आई। और इसका काम सिर्फ गुड गवर्नेंस नहीं है, बल्कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी मजबूत करना है, टीम इंडिया की भावना को प्रबल करना है। तो राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, विचारधाराओं के अंतर के बावजूद एक बात पे सहमति बनी कि भारत के राष्ट्रीय हित को पहले प्राथमिकता देना है इस भूमंडलीकरण के दौर में, चाहे वो टैक्स सुधार हो, चाहे आर्थिक सुधार हो, चाहे फिस्कल डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स हो। फिस्कल फेडरलिज्म इज पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब ज्यादा से ज्यादा वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण राज्यों को किया जाए। और 14वें वित्त आयोग ने, 14th फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंड किया कि 32% से बढ़ाकर सेंट्रल पूल से जो राज्यों का हिस्सा शेयरेबल टैक्सेस में 42% किया जाए, जिसको मोदी सरकार ने 2014 के कैबिनेट डिसीजन में मान लिया। 15वें वित्त आयोग के अनुसार लगभग 41% है। तो ऐसा नहीं कि कम कर दिया राज्यों को, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर बनने के कारण जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य नहीं रहा बल्कि वो यूनियन टेरिटरी हो गया, तो इफेक्टिवली एलोकेशन बढ़ा है। भले दिख रहा है कि 42 से 41 हो गया, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के और लेह लद्दाख का यूनियन टेरिटरी बनने के कारण ऐसा हुआ है। तो फिस्कल फेडरलिज्म यानी कि वित्तीय स्तर पे भी केंद्र से राज्य स्तर को निर्भरता कम की जाए राज्यों की, और राज्यों को ज्यादा वित्तीय हस्तांतरण किया जाए, और इससे हमारा संघीय ढांचा मजबूत हो रहा है और कोऑपरेटिव भावना बढ़ रही है। इसके सारे कारण मैंने बताए। इसका यह मतलब नहीं है कि पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो गया। अभी मैं हालिया एग्जांपल दूंगा कई। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, अब 21st सेंचुरी में कॉम्पिटिटिव हमेशा अच्छा होता है। जैसे कि अगर नवीन पटनायक जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हमारा कालिया जो हेल्थ स्कीम है वो केंद्र के आयुष्मान भारत से बेहतर है, तो अच्छी बात है। वैसे तो NCT दिल्ली का फेडरल यूनिट नहीं है, सेमी स्टेट है, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारा हेल्थ स्कीम केंद्र सरकार से भी अच्छा है और उड़ीसा सरकार से भी अच्छा है, तो अच्छी बात है कि कंपटीशन होना चाहिए, राज्यों के बीच में कंपटीशन होना चाहिए अच्छा करने के लिए, एक्सेल करने के लिए। और यह प्रतिस्पर्धा के लिए रिवार्ड का भी सिस्टम है। जैसे वेटेड एवरेज लिया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा कि जो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं उनको उस आधार पे भी ज्यादा वित्तीय आवंटन किया जाएगा, चाहे वो पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर हो, चाहे टारगेट को पूरा करने को लेकर हो, चाहे कॉम्प्लायंस को लेकर हो, चाहे एडहेरेंस को लेकर हो। तो ऐसे में यह बहुत ही सकारात्मक है कि उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, रूल बेस्ड प्रतिस्पर्धा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। 356 का दुरुपयोग लगभग समाप्त हो गया है। और इस 21st सेंचुरी में केंद्र राज्य संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और मजबूत करने के लिए
पुंछी कमीशन का निर्माण किया गया। पुंछी, एमएम पुंछी, इस कमीशन ने 311 रिकमेंडेशंस दिए 2007 में। इसका पर्पस भी था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करना। इसमें इस बात को रिपीट किया गया कि 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में हो। इसमें यह भी कहा गया कि हर राज्य में विधान परिषद हो। इसमें यह भी कहा गया कि लोकलाइजेशन ऑफ 356 भी हो सकता है या 352, यानी अगर किसी राज्य के एक क्षेत्र विशेष में संविधान की व्यवस्था चरमरा गई है तो पूरे राज्य को राष्ट्रपति शासन में लाने की क्या जरूरत है। अगर यूपी में सिर्फ अयोध्या में गड़बड़ी है तो पूरे यूपी को प्रेसिडेंट रूल लाने में जाने की क्या जरूरत है। यानी लोकलाइजेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी की भी बात इन्होंने की। वैसे तो ये कोरिलेशन है, इसका उनके नाम से कोई लेना देना नहीं। यानी अगर आग पूरे पूंछ में लगी हो तो पूरे शरीर में पानी डालने की क्या जरूरत है। कहने का यह मतलब है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में पुंछी कमीशन ने कई ऐसे रिकमेंडेशंस दिए और यह भी कहा कि कंकरेंट लिस्ट में जब भी कोई केंद्र कानून बनाए तो राज्यों का उसमें रिकमेंडेशन जरूरी हो। ऐसा ना हो कि उन पे थोप दिया जाए। तो इस कमीशन के रिकमेंडेशंस ने भी हमारे कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है उसके ढांचे को मजबूत किया। 356 का दुरुपयोग रोका, संबंधों को बेहतर बनाया, फिस्कल फेडरलिज्म। 2011 में के सेंसस जो 15th फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने कहा कि 2011 के पॉपुलेशन के आधार पर, ना कि 1971 के पॉपुलेशन के आधार पर संसाधनों का आवंटन किया जाएगा। दक्षिण भारतीय राज्यों ने इसका विरोध किया कि एक तो हम जनसंख्या नियंत्रित कर रहे हैं और नॉर्थ इंडियन स्टेट जनसंख्या नियंत्रण करने में पीछे हैं, ऊपर से हमें डिसइंसेंटिव दिया जा रहा है कि कम फाइनेंशियल एलोकेशन होगा, क्योंकि वेटेड एवरेज पॉपुलेशन का उत्तर भारत राज्य खासकर यूपी, बिहार, ना बंगाल को ज्यादा मिल जाएगा। तो उनको भी इस बात के लिए क्षतिपूर्ति की गई और एक संतुलन बनाया गया। लेकिन एक कतई इसका कतई मतलब नहीं है कि अब सब चीज बढ़िया हो गया, सब कुछ ब्राइट हो गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब आदर्श हो गया, केंद्र राज्य संबंध अब आदर्श हो गया। क्योंकि क्वेश्चन सेटर ने देखिए बोला है, पहला पार्ट तो आप समझ गए, इसको आराम से लिख लेंगे उसके पूरे स्टेज के अनुसार, क्योंकि जो क्वेश्चन का वर्डिंग्स है वो इसी को लेकर ही बनाया गया है। ये तो फॉर्मल है, सर्वविदित है, आसान है कि ये फेजेज हैं, ये फेडरलिज्म है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये चरण है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है, साइट सम रीसेंट एग्जांपल्स टू वैलिडेट योर आंसर, अब यहां सब्सटैंशिएट करना है उदाहरण के साथ, थ्योरी नहीं। साइट सम रीसेंट एग्जांपल्स टू वैलिडेट दैट। तो 3 चीजें देखने को मिलेंगी रीसेंट एग्जांपल में। उदाहरण के लिए मैं कन्फ्लिक्ट से ही करता हूं क्योंकि कन्फ्लिक्ट में थोड़ा एक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। ममता बनर्जी वर्सेस मोदी, आपने देखा कि किस तरीके से जो सीबीआई गिरफ्तार करने गई थी बंगाल में पुलिस अधिकारी को, उन्हीं सीबीआई अधिकारियों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। एक तो यह कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। जिस चीफ सेक्रेटरी मिस्टर बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार ने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, उनको सेवानिवृत्ति दे दी, उनको अब जो है बंगाल की सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने अपना सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया। यह कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। कहने का यह मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट है। वैसे दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन दिल्ली और केंद्र सरकार में भी टकराव देखने को मिला। इसलिए GNCTD बिल लाए जिसमें दिल्ली सरकार मतलब गवर्नर जनरल किया। तो कॉन्फ्लिक्ट के कई एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, खासकर जब केंद्र और राज्य सरकारों में अलग अलग दलों की सरकार होती है तो कॉन्फ्लिक्ट देखने को ज्यादा मिलता है। अभी हालिया एग्जाम्पल अगर लें तो सेंसस और NPR को लेकर
बंगाल सरकार ने और केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने रिफ्यूज कर दिया कि हम एनपीआर नहीं करवाएंगे। एनपीआर इज प्रिकर्सर ऑफ सेंसस, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। पहले क्या जाता है, जिसका डेटा विलेज स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, सब स्तर पे रखा जाता है। और फिर डिकेडल हेड काउंट रेशियो जो सेंसस होता है, उसका डेटा सिर्फ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी यूनियन होम मिनिस्ट्री के स्तर पे होता है, और दोनों को डेटा को मैच किया जाता है। तो वो कराने से ही उन्होंने इनकार कर दिया। ये भी कन्फ्लिक्ट को दिखाता है, कन्फ्रंटेशन को दिखाता है। और हालिया एग्जाम्पल आप देखें, खासकर जब अलग दल की सरकार होती है प्रांत में, तो जम्मू कश्मीर पे जब रीऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल लाया गया तो ज्यादातर अपोजिशन पार्टी, ज्यादातर गैर बीजेपी और गैर एनडीए सरकारों ने इसका विरोध किया। चाहे आतंकवाद के विरुद्ध कानून हो, चाहे एनआईए 2019 में एनआईए कानून का विस्तार किया गया, और टेररिज्म के डेफिनेशन को और इनलार्ज किया गया। यूएपीए के भी डेफिनेशन को इनलार्ज किया गया कि अब वो देश के बाहर भी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अब जरूरी नहीं कि डीएसपी रैंक या एसीपी रैंक के ही अधिकारी करेंगे, इंस्पेक्टर भी जांच कर सकते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग, फेक इंडियन करेंसी नोट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी अब यूएपीए के तहत लाया जाएगा। तो कई राज्यों ने इसका विरोध किया कि ये तो राज्यों की शक्ति को आप छीन रहे हैं। और हालिया उदाहरण, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया। कोऑपरेटिव्स तो राज्य का विषय है और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सेंट्रल लेवल पे बना रहे हैं, तो इससे भी राज्यों को यह शक है कि वो केंद्र राज्यों की शक्ति को छीन रहा है। तो कई ऐसे हालिया एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्ट के देखने को मिलेंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एनपीआर हो, सेंसस हो, चाहे सीए हो, चाहे सीबीआई का प्रयोग हो, चाहे ईडी का छापा हो। कई राज्य सरकारें उनमें सहयोग नहीं करती। चाहे एनआईए हो, चाहे यूएपीए पे संशोधन हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन हो, कोऑपरेटिव्स का इश्यू हो, कई सारे मुद्दे आप देख सकते हैं जो न्यूज़पेपर में आप पढ़ते ही हैं, देख ही रहे किस प्रकार से जो कांग्रेसी सरकारें हैं, जैसे राजस्थान की, पहले मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, इंजीनियर डिफेक्शंस भी। इंजीनियर डिफेक्शंस का मतलब इस प्रकार से इस्तीफा दिलवाना ताकि जो वर्तमान सरकार गिर जाए और उनको दोबारा चुनाव लड़वाया जाए। ऐसा कर्नाटक में किया गया, ऐसा मध्य प्रदेश में किया गया। पुडुचेरी वैसे तो पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन वहां भी कांग्रेस की सरकार को गिराया गया। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दल, सभी कन्फ्रंटेशन देखने को, कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। जो भी दल सत्ता में रहती है केंद्र स्तर पे, वो जो राज्य की सरकारें, जो अपोजिट दल की सरकार है, उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। यही कारण है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो रीजनल पार्टीज हैं, वो ज्यादातर रूलिंग पार्टी के साथ जाते हैं। ऐसा पहले ट्रेंड जम्मू एंड कश्मीर में भी देखने को मिला कि कोई हॉस्टाइल सरकार नहीं हो सकती जो केंद्र से हॉस्टाइल हो और चल जाए। तो कन्फ्लिक्ट के कई सारे उदाहरण हैं। परंतु जैसे हम देखते हैं कि जल्लीकट्टू मुद्दे पे केंद्र और तमिलनाडु के सरकार के बीच में कन्फ्लिक्ट, सबरीमाला के मुद्दे पे केंद्र और कम्युनिस्ट सरकार जो केरल के, उसके बीच में कन्फ्लिक्ट, इंजीनियर डिफेक्शंस को लेकर कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कन्फ्लिक्ट, राजस्थान में भी कन्फ्लिक्ट देखने को मिला। और अभी का हालिया एग्जाम्पल फार्म बिल्स, फार्म लॉज, एपीएमसी और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग के लिए जो नए फार्म लॉज लाए गए हैं। एग्रीकल्चर तो स्टेट लिस्ट में, लेकिन ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी ये तो कॉन्करेंट लिस्ट में। इस आधार पे सेंटर ने कानून बनाया। तो कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, खासकर पंजाब में अकाली दल हो या कांग्रेस, सभी मिलकर उन्होंने विरोध किया केंद्र के। केंद्र ने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि यह ऑप्शनल है, हम कोई थोप नहीं रहे हैं, आपको अगर नहीं लागू करना अपने राज्य में आप ना लागू करें। आपके राज्य में अड़तिया चलाना है तो चलाएं, आपके राज्य में अगर मंडी पे ही बेचना है बेचें। किसानों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, आय को हमें डबल करने के लिए कर रहे हैं।
तो फार्म लॉज पे भी काफी कंफ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। पेगासस मामला, वैसे ये 2020 का क्वेश्चन है, लेकिन अभी के हाल के फिल चूंकि क्वेश्चन को आपको अब लिखना है 2021-22 में आपको मेन लिखना है। तो पेगासस का मामला हो, जासूसी स्पाईवेयर का मामला हो, या फार्म लॉज का मामला हो, या शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का मामला, उसमें टकराव देखने को मिला, या जाति के आधार पर ओबीसी का जनगणना हो सेंसस को लेकर। वैसे सेंसस हो चुका है 2011 में, एक जनरल सेंसस और एक सोशियो इकोनॉमिक सेंसस फॉर ओबीसी। एससी एसटी का तो हमेशा था, है, रहेगा। तो इस पर भी टकराव देखने को मिलता है। जैसे बिहार राज्य, जहां पे जो जेडीयू है वो एनडीए का हिस्सा है, उसके बावजूद भी उसने टकराव किया केंद्र सरकार के साथ, अपना अलग विचार रखा। ठीक है, लोकतंत्र में सबके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जब टकराव होता है केंद्र और राज्य के बीच में या राज्यों के बीच में, जल विवाद को लेकर, सीमा विवाद को लेकर, अभी आपने देखा असम और मिजोरम का सीमा विवाद लेके दोनों के चीफ मिनिस्टर्स पे एक दूसरे के स्टेट जो है एफआईआर कर रहे हैं। तो ये सब टकराव तो बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। वैसे एक 150 वर्ड में ही लिखना है, लेकिन मैं तो पूरी बात बताऊंगा आपको। आप पूरी बात समझने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है साइट सम एग्जाम्पल्स, उदाहरण। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ संवैधानिक व्यवस्था क्या है, इतिहास क्या है, नहीं, ये सब आप न्यूज़पेपर में पढ़ते ही हैं, इसको लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं। तो सिर्फ कन्फ्रंटेशन की बात नहीं करना है, कोऑपरेशन और कंपटीशन की बात करना है। कन्फ्रंटेशन तो नकारात्मक बात है, अब सकारात्मक बात पे आते हैं। जैसे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के आग्रह पे उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया, शेड्यूल 1 में चेंज किया गया 96th अमेंडमेंट 2011 से, केंद्र सरकार ने मान लिया। और शेड्यूल 8 में उड़िया के जगह उड़िया हो गया लैंग्वेज। उसी प्रकार से उड़ीसा ने अपने राज्य में विधान परिषद का प्रस्ताव पारित करके भेजा है, वो अभी लंबित है। 147 सदस्यीय विधानसभा में उन्होंने 4 सदस्यीय विधान परिषद की मांग रखी है। इसी प्रकार हॉकी टीम को बिना अपना क्रेडिट लिए सपोर्ट करना, यह भी एक बहुत अच्छा स्वस्थ परंपरा है। अल्टीमेटली यह सहयोग है, यहां तो प्रतिस्पर्धा भी नहीं देखने को मिल रही है। यानी सिर्फ केंद्र राज्यों का सहयोग ना करे, राज्य भी केंद्र का सहयोग कर रहे हैं। कि राज्यों के बिना आप देखेंगे, अगर एफआरएल के मामले में, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन, फिस्कल डिसिप्लिन के लिए, यानी राजकोषीय अनुशासन के लिए राज्यों की पहल ज्यादा सफल हुई, और जिसके जो केंद्र के इंसेंटिव पर बेस्ड थी। या वैट आप देख लें, फॉर सेल्स टैक्स, उसमें केंद्र ने एश्योर किया कि आपको जो घाटा होगा उसका पहले साल में 100% कंपनसेट करेंगे, दूसरे साल 75% करेंगे, तीसरे साल 50% करेंगे। इसी तरह जीएसटी में जो सहयोग बना, ये एक गेम चेंजिंग टैक्स रिफॉर्म है। शुरुआती प्रॉब्लम हुई, लेकिन एक गेम चेंजिंग टैक्स रिफॉर्म्स है कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम करना और ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन के जगह पे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स करना, और सीएसटी यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स को फेज आउट करना, एनोमेलीज को खत्म करना। हम भूमंडलीकरण के दौर में पूरी अर्थव्यवस्था को दुनिया से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे राज्यों की ही अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी ना हो तो क्या हम भूमंडलीकरण का लाभ ले पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए यह कोऑपरेशन का भी कई उदाहरण है। जैसे वैसे दिल्ली तो एनसीटी है, लेकिन फिर भी अब तनाव टकराव पहले से कम देखने को मिलता है। पहले चीफ सेक्रेटरी को लेकर और कई मामलों को लेकर टकराव था, तो कई हम देखते हैं कि कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन हो रहा है। सभी राज्य प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं निवेश बढ़ाने के लिए। उदाहरण के लिए राजस्थान ने
विदेशी निवेश और अन्य निवेशों को बढ़ावा देने के लिए कई कर में छूट दिया। ये अच्छी बात है कि ज्यादा निवेश आ जाएगा तभी ग्रोथ होगा। चाहे सरकार उनकी रही हो उनकी, मैं किसी विशेष सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे एक एज ए स्टेट या हरियाणा का जो इनिशिएटिव है केरोसिन फ्री ड्राइव का, उसकी सफलता, चाहे एमपी मध्य प्रदेश का, चाहे वो पहले शिवराज सिंह हो फिर बाद में बीच में कमलनाथ हो, जो चाहे कोई सरकार हो, मैं मध्य प्रदेश एज ए स्टेट की बात कर रहा हूं, टू इंसेंटिवाइज एग्रीकल्चर फॉर मोर प्रोडक्शन, उसने काफी सकारात्मक परिणाम लाया है। आप देखिए नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, चाहे गेहूं हो चाहे सोयाबीन हो, वो मध्य प्रदेश में ज्यादा उत्पादन हो रहा है। शरबती आटा है उसका उत्पादन ज्यादा अच्छा हो रहा है। इसी प्रकार से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट विच स्टार्टेड द प्रोग्राम, फूड का जो प्रोग्राम है उन्होंने स्टार्ट किया था। बाद में मिड डे मील प्रोग्राम भारत सरकार ने भी अपनाया। तो और तमिलनाडु में सोशल, चूंकि तमिलनाडु में जो बैकवर्ड कास्ट है उनका संख्या ज्यादा है। तमिलनाडु की स्थिति बाकी राज्यों से फर्क है। बाकी राज्यों में ब्राह्मण और दलित के बीच में कई मध्यस्थ जातियां हैं। तमिलनाडु में ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण, इसलिए वहां 69% रिजर्वेशन भी रहा, उसको माना भी गया, 9 शेड्यूल में डाला भी गया। तो तमिलनाडु में भी सोशल सिक्योरिटी को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर जो इनिशिएटिव्स लिए गए, और तमिलनाडु तो हमेशा इस मामले में लीड करता ही रहा है। ईवी रामास्वामी नायकर हो, चाहे द्रविडियन पार्टीज हो, चाहे अभी का जो हालिया डिसीजन है रिजर्वेशन को लेकर मद्रास हाई कोर्ट का। तो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में तमिलनाडु आगे है, तो पीडीएस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ आगे है, तो केरोसिन फ्री ड्राइव में हरियाणा आगे है, तो कृषि में पंजाब का आपने देखा ही। अब तो यूपी भी कंपीट कर रहा है। इन्वेस्टर्स समिट बुलाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश को आमंत्रित किया जा सके। प्रवासी भारतीय दिवस का वाराणसी में होना, प्राइम मिनिस्टर का भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का होना, और वैसे तो राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा सीटें वाला और जनसंख्या वाला है राज्य। लेकिन अगर राज्य भी आपस में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करें, चाहे वो फिस्कल डिसिप्लिन को लेकर करें, चाहे कार्यक्रमों योजनाओं को लेकर करें, नए इनिशिएटिव्स, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने को लेकर करें, केंद्र का सहयोग करें, केंद्र के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करें, चाहे आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव हो जिसमें 2020 में 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, चाहे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है जो राज्यों को, चाहे जो है वो प्रतिस्पर्धा में राज्य आपस में एक दूसरे से बेहतर करके दिखाने की कोशिश करें। क्योंकि 21st सेंचुरी में अब जनता ज्यादा जागरूक है, हमारी डेमोक्रेसी ज्यादा मैच्योर है, जागरूकता का स्तर ज्यादा है। अब सभी लोग ज्यादा तुलनात्मक स्तर पर देख रहे हैं, और अब हम देख रहे हैं कि प्रो इनकम्बेंसी भी हो रहा है। पहले एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा होता था कि कई राज्यों में एक सरकार के अच्छा काम करने के बाद उसे तिबारा जनादेश मिल रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि कंपटीशन एक सकारात्मक परिणाम ला रहा है। राज्यों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, विकास को लेकर, डिलीवरी को लेकर, गुड गवर्नेंस को लेकर। और कई राज्य इस मामले में एक दूसरे से भी सीख रहे हैं। जैसे कि कोविड मामले में महाराष्ट्र मॉडल की बात की गई, इसी प्रकार से वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश की बात की गई, उसी प्रकार से इंदौर की बात की गई स्वच्छ भारत में। तो रिवार्ड, इंसेंटिव सिस्टम, कंपटीशन, आप सुनते होंगे इस बार हम नोएडा को नंबर 1 बनाएंगे स्वच्छ भारत के इनिशिएटिव में। तो इस प्रकार से अब राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो रही है इन सब विकास के कार्यक्रमों को लेकर। तो यह सकारात्मक बात है, इसका तो स्वागत होना चाहिए, और ये सारे उदाहरण सकारात्मक हैं और जनता इसे हमेशा पसंद करती है। हाँ,
कोई भी एक पक्ष नहीं है, सारा सकारात्मक हो या सारा नकारात्मक हो, ऐसा नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि जब चुनाव करीब आते हैं तो संसद में गतिरोध बढ़ता है, पार्टियों के बीच में टकराव बढ़ता है और कई बार कंट्रोवर्शियल मुद्दे पे टकराव बढ़ता है। लेकिन साथ ही साथ अब हमें एक इंटीग्रेटेड विजन है जिसमें केंद्र, राज्य और सभी सरकारें इन्वॉल्व हैं। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को इजीली लिख सकते हैं, इसका आंसर इजीली लिख सकते हैं और आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ये बहुत आसान हो गया आपके लिए लिखना। और इससे आपने सारी चीजों को, इसके कार्यात्मक पक्ष को भी समझ लिया, फंक्शनल एस्पेक्ट को भी समझ लिया, इतिहास को भी समझ लिया, वर्तमान जो रिसेंट पास्ट का एग्जाम्पल है उसको भी देख लिया। और ये बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चन है। यूपीएससी में आप जितना, अगर एग्जाम्पल वो खुद बोल रहे हैं देने के लिए, कई क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा रहता है कि आप एग्जाम्पल दें, लेकिन आप जितना रीसेंट एग्जाम्पल देते हैं उतना मार्क्स अच्छे आते हैं। उसको यूपीएससी मेंबर्स अप्रिशिएट करते हैं कि आप अपडेटेड हैं और प्लस आप क्वेश्चन की समझ है और आंसर लिखने में कोहेरेंस है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसको। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।